गुड इवनिंग सर। गुड मैं इवनिंग। कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। पहली बार प्रेगनेंसी हो जाने के बाद दूसरी बार ट्राई कर रहे हैं तो भी नहीं हो रहा, 5 साल हो गए हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत कॉमन है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का। इसमें दो रीज़न बहुत कॉमन होते हैं जिसमें प्रेगनेंसी एक बार हुई और फिर नहीं हो रही। ये जो यूट्रस है इसका जो दोनों ट्यूब हैं, ये फर्टिलाइजेशन इस ट्यूब के अंदर होता है। नॉर्मली अंडा यहाँ से निकल के और स्पर्म यहाँ पहुँच के ये दोनों फर्टिलाइज होकर भ्रूण बना के फिर ये 5 दिन बाद आके बैठता है, बढ़ता और पनपता, तो एक नेचुरल प्रेगनेंसी होती है। ये नेचुरल प्रेगनेंसी आपको हुई, यहाँ बैठा बढ़ा पनपा और डिलीवरी हुई, अब नहीं हो रही, मतलब या तो यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, मतलब ट्यूब में प्रॉब्लम है जो ज़्यादा कॉमन है, या फिर यहाँ पर जो एग्स बचे हैं उनकी क्वालिटी ख़राब हो गई, मतलब AMH कम हो गया। ये दो रीज़न जान लेना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली सीमेन एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यदि अचानक वेट बढ़ गया या फिर हार्मोन का कुछ और इम्बैलेंस है तो वो देख लेना चाहिए। रिकरेंट मिसकैरेज में आईवीएफ कराने से सक्सेस चांसेस हैं क्या? जेनेटिक इशू का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है? ये एकदम पक्के तरीके से नहीं बोल सकते। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस में सबसे पहले तो ये कारण खोजना ज़्यादा ज़रूरी है कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस क्यों हो रहा है। यदि वो कारण विद्यमान रहेगा तो आप IVF भी कराएंगे तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी लॉस हो। बट रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का खुद का वर्कअप होना बहुत ज़रूरी है। आईवीएफ इक्सी का कितने दिन का प्रोसेस है सर? IVF इक्सी का यदि आप मानेंगे, देवेंद्र जी थोड़ा इधर फोकस करें, जो IVF इक्सी एक्चुअल डे 2 से चालू होता है ये 15-16 दिन में कंप्लीट हो जाता है। पर इसके पहले एक असेसमेंट साइकिल होता है। इस असेसमेंट साइकिल में आना बहुत ज़रूरी है ताकि हम यहाँ पर क्या प्रोटोकॉल फिक्स होगा, क्या दवाई यूज़ होगी, वो सब चीज़ें। पर यदि आप केवल IVF का डे 2 से पूछेंगे तो ये 15-16 दिन का प्रोग्राम होता है। ज़रूरी नहीं कि आपको रुकना पड़े, पर कई बार मैं रुकने भी बोलता हूँ। सर, एम्ब्रो ट्रांसफर के बाद अगर वॉशरूम चले जाएं तो क्या सक्सेस नहीं होता? ये एकदम गलत भ्रांति है, ये गलत सोच है, और ऐसा कुछ नहीं होता। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में जब भी हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो भ्रूण होता है वो माइक्रोन में होता है। माइक्रोन मतलब मिलीमीटर का 1,000वां भाग। इतना छोटा ग्रेविटी से कभी नहीं गिरेगा। दूसरा, यहाँ पर एक चिपचिपा पदार्थ सिक्रीशन होता है जिसके कारण ये चिपकता है। यदि ये चिपक जाता है तो फिर ये गिरने का सवाल ही नहीं उठता। तो जो भी इम्प्लांटेशन होता है वो बहुत जल्दी अपोजिशन के बाद हो जाता है, इसलिए उसको लेके बहुत टेंशन नहीं करते। सर, मेरी एक ट्यूब ब्लॉक है, क्या डायरेक्ट आईवीएफ करवा लेना चाहिए? मैं पर्सनली उसमें हाँ बोलूँगा, क्योंकि एक ट्यूब यदि ब्लॉक है तो दूसरी ट्यूब बहुत यदि स्वस्थ होती तो आपको प्रेगनेंसी उससे हो चुकी होती। दूसरी ट्यूब थोड़ी कम खराब होगी, पर इतनी खराब है कि उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं पर्सनली IVF की सलाह ज़रूर दूंगा। सर, मेरी एक ट्यूब ब्लॉक है और AMH 0.8 बने, मुझे क्या करना चाहिए? आपको IVF करा लेना चाहिए क्योंकि आपका 0.81 AMH कम है, आपके पास अंडों की संख्या कम है। जितना है उससे आप जितना हो सके जल्दी अपनी प्रेगनेंसी करवा लेना चाहिए। I have complex ovarian cyst and right ovary. AMH is 3.8. कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट इज a very difficult to understand what it is. इसमें अल्ट्रासाउंड, I have to do an ultrasound color Doppler and there is a aorta classification what type of cyst it is, and if it is benign then no problem, you can go for a natural pregnancy or IVF. मेरी एज 24 है और AFC काउंट 2 से 3 है पर ओवरी, क्या इसे बढ़ाया जा सकता है? AFC काउंट यूजुअली बढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि एंटर फॉलिकल काउंट एक ओवेरियन का ओवरी का एक रिजर्व होता है जिससे हम पता करते हैं कि आपके पास में प्रेगनेंसी होने के लिए कुल अंडों की या अच्छे अंडों की संख्या कितनी है। इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। सर, AMH 0.6 है, इसमें क्या डबल स्टिमुलेशन कराने से कोई चांसेस हैं? बिल्कुल हैं, हम डबल स्टिमुलेशन को प्रमोट करते हैं लो AMH में। यदि आप रेगुलर डबल स्टिमुलेशन एक ही साइकिल में नहीं ले पा रहे तो आप कंजिक्यूटिव 2 स्टिमुलेशन ले लीजिए। आप एम्ब्रियो को फ्रीज कर लीजिए, फिर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराइए तो आपको फ़ायदा होने का चांस ज़्यादा है। सर, क्या एक बार आईवीएफ फेल हो जाने पर दोबारा उसी पैसे में आईवीएफ होता है? ऐसा नहीं होता। IVF एक इंडिपेंडेंट प्रक्रिया है। हर बार IVF में एक खर्च आता है और आप यदि रिपीट फिर से कराएंगे तो उतना ही खर्च फिर से आएगा।
सेकेंडरी एमेनोरिया में 21 दिन की मेडिसिन से भी पीरियड ना आए तो क्या ये एशरमैन सिंड्रोम हो सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर है, यस हो सकता है। यूट्रस का प्रॉब्लम ये एंड ऑर्गन डिफेक्ट कहलाता है। सर क्या कम एज में पीरियड बंद होने पर पीरियड इरेगुलर हो सकता है? कम एज में पीरियड बंद हो गए, क्या ये रेगुलर हो सकता है? कम एज में यदि पीरियड बंद हो गए तो आपका बंद होने का रीज़न पता करना बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी ओवेरियन फेलियर है कि सेकेंडरी ओवेरियन फेलियर है। सेकेंडरी में बिल्कुल स्टार्ट हो सकता है, बट प्राइमरी ओवेरियन फेलियर में जिसमें ओवरी खराब हो गई या आपका यूट्रस यदि खराब हो गया तो वो फिर स्टार्ट होना थोड़ा मुश्किल होता है। सर मुझे लगता है कि आपका वीडियो देखने से आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आप बहुत ही पॉजिटिव हैं। Thank you very much. I am always positive. There should not be any negative in your life also, because you have to work hard and you have to go forward. Thank you very much for the listening. और आप यदि अभी तक इस वीडियो को सुन रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो इसको सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए ताकि लोगों के पास में ये जानकारियाँ जा सके। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।